जो 5 मई को एग्जाम होने वाला उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ बेटा 9 फेब से। 9 जो आपको याद रखना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, एग्जाम होने के टाइम उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। करेक्शन के लिए नया विंडो जारी, अपने नोट्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी को रिवीजन करो लाइन बाय लाइन, ताकि आप एआर वाले क्वेश्चंस कर सको। हेलो बच्चों, बेटा आज एक बहुत लंबे टाइम के बाद आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। बेटा आपके लिए मैं एक छोटी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ऑल्दो आपको इस बारे में पता होगा कि रिसेंटली नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एनटीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट दिया कि हम लोग 9 फेब से रात को 9 बजे से नीट के लिए जो 5 मई को एग्जाम होने वाला उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये तो होना ही था। ऐसा तो नहीं हो सकता था बेटा कि नीट का एग्जाम हो और रजिस्ट्रेशन ना हो। आज नहीं तो कल आना था। थोड़ा लेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आया है, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली आ चुका है। ठीक है, 1 महीने का पूरा टाइम मिला है। आप व्हाइट बोर्ड पे देख भी रहे होगे कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ बेटा 9 फेब से। 9 फेब के 9 बजे से, रात को 9 बजे से, और ये बेटा 9 मार्च तक 11:50 तक शायद, या हो 11:30 बजे तक हो। एक बार देख लेना, ठीक है। आपको वैसे भी बेटा लास्ट डे का वेट नहीं करना है। और आप लोगों ने बेटा अभी तक 9 तारीख को आया है और आज 12 तारीख है। ठीक है, और जब तक वीडियो अपलोड होगा तारीख 13 हो चुकी होगी ना, तो लगभग आपका 4 दिन तक बच्चों ने तो पूरा यूट्यूब खंगाल दिया होगा। ठीक है, देखो बेटा, देखो सुनो बात को। क्या है कि अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है। चलो 4 दिन काट लिए, 26-25 डेज यू हैव। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आपको इतना हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप बेटा इसके वजह से कुछ गलती भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर। ठीक है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इसके रिगार्डिंग और अपना खूब टाइम वेस्ट किया हुआ है ना। हाँ, देखो मैं उन बातों को नहीं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि बेटा जब एनटीए ने अपना करिकुलम जो जारी किया है ना, तो बहुत लंबा लिस्ट दिया हुआ, 167 पेज का उन्होंने बेटा अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया है। हर बच्चे के लिए पढ़ना क्वाइट इम्पॉसिबल, वो अपना कहाँ टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो उसमें जो मेजर पॉइंट है जो आपको याद रखना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, एग्जाम होने के टाइम पर, एग्जाम के बाद सिलेक्शन होना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा और अभी किसके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो आपको वीडियो को बेटा एंड तक देखना है, और कोई डाउट आएगा तो आप मुझे बताना क्या डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हम आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। वैसे मैं मेजर डाउट को यहाँ पर क्लियर कर ही दूंगा। ठीक है, इसीलिए आपका 3-4 दिन के बाद मैं वीडियो बनाने की सोचा कि बच्चों को वो दे जिससे बच्चों का प्रोडक्टिव हो। ठीक है, एक वीडियो देखो, सब कुछ क्लियर आपका। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे एनटीए के लिए, ठीक है, आपको बेटा स्क्रीन पे दिख भी जाएगा कि पूरा वो लिस्ट क्या क्या है, कि कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, सॉरी नॉट फॉर एग्जाम, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ, कौन सी वेबसाइट पे जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे नीट की ऑफिशियल, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है nta.nic.in के नाम से शायद। ठीक है, वो आप देखोगे अच्छे से। देखो आपको ध्यान क्या रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर बेटा, एक नया अपडेट आया है। वो ये है कि अभी तक वो नीट के रजिस्ट्रेशन में नहीं था ऐसा कुछ। वो ये है बेटा कि करेक्शन अलाउ नहीं होगा। ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं, करेक्शन के लिए नया विंडो जारी नहीं किया जाएगा। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो बहुत बारीकी से रजिस्ट्रेशन करना है। हर स्टेप को अच्छे से आप पढ़ करके उससे फिल करोगे, रीचेक करोगे, और जैसे ही आप सबमिट करोगे आप बैक स्टेप पर नहीं जा सकते। वो सबमिट हो चुका है, गलत हो गया तो गलत हो गया, आप दोबारा फॉर्म को रीफिल नहीं कर सकते, कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। ये सबसे मेजर अपडेट है इस एनटीए नीट का रजिस्ट्रेशन का। कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बिल्कुल काम डाउन होकर के आधा दिन निकालो, आधा एक दिन निकालो पूरा, और आराम से फॉर्म को भरो। फॉर्म भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, ताकि कोई गलती करने की गुंजाइश ना रहे। देखो क्या क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फुल पढ़ेंगे समझेंगे इसके बारे में, है ना। और अपनी तैयारी शुरू कर दो। होता क्या ना बेटा, देखो जैसे ही फॉर्म आता है ना, बच्चे बिल्कुल हाई स्पीड से चालू हो जाते हैं कि यार अब तो एक महीना बच। जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा होता ना, वो बच्चा ही पढ़ रहा होता है। तो आपके पास तो कोई चॉइस नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है। और 1 महीना, अब मतलब कितना, अभी है आपका फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल और मई, नियर 2 मंथ या 2.25 मंथ आपके पास है। ठीक है,
इस महीने में बेटा क्या होता है, जो बच्चा पूरे साल पढ़ा है ना, उसके लिए गोल्डन टाइम है। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना मैक्सिमम टाइम दिन भर का 15-16 घंटे बेटा आपको रिवीजन करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने नोट्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी को रिवीजन करो लाइन बाय लाइन, ताकि आप एआर वाले क्वेश्चंस कर सको। एआर वाले क्वेश्चंस करने का एक ही थंब रूल है कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस याद हो, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ईआर वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है बेटा, नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, गलत किया तो गलत ही सबमिट हो गया, आपके पास कोई ओपन विंडो नहीं होगी इसके लिए। इस बात को ध्यान रखोगे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो हर एक सेक्शन में अच्छे समझ करके आपको केयरफुली उसको टिक करना है, उसको फिल करना है, ठीक है। अब देखो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना है बेटा, देखो क्या क्या चीज की एक्चुअल आपको रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट होगा बेटा आपके पास फोटो हो, ठीक है। अब बात करेंगे फोटो का साइज के बारे में, सब कुछ। फोटो हो, आपका सिग्नेचर हो, लेफ्ट और राइट हैंड्स फिंगर एंड थंब इंप्रेशन हो, साथ में वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट। सर डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्लास 10 की मार्कशीट से बेटा आपको अपना क्लास 10 की डॉक्यूमेंट अपने पास रखना, मार्कशीट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके नंबर भी आपको चढ़ाने हैं, ठीक है। आपको क्लास 12 की मार्कशीट होना चाहिए, लेकिन जो आप डेट ऑफ बर्थ भरते हो ना अपनी डेट ऑफ बर्थ में, वो रखनी है जो क्लास 10th में हो। और आप ये भी बेटा एंश्योर हो जाओ कि जो नाम और डेट ऑफ बर्थ क्लास 10 की मार्कशीट में, वो सारे डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो आधार कार्ड यूज कर रहे हो उसमें कोई और डेट ऑफ बर्थ है और जो आपके 10th की मार्कशीट है वो कोई और नहीं। अगर ऐसा है तो करेक्शन करवाओ जल्दी से, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तैयार रखो, ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। अभी तो चलो आप जैसे जैसे फॉर्म भर दोगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उस टाइम बहुत बड़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अभी से ही वो चेंज करवाओ अपना। आपका आधार कार्ड अपने पास होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। 12th की मार्कशीट हो, 10th की मार्कशीट हो, और ये बेसिकली दोनों चाहिए, दो चीज होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट लगेगा, ऐसे बच्चे जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके पास उनका डॉक्यूमेंट हो, और जो बच्चा स्पेशल कैटेगरी को क्लेम कर रहा है उसके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हाँ, स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट की उसकी नहीं लगानी है, इस बात को ध्यान में रखना है। कई बच्चों को डाउट होगा कि हम सर पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इन कैटेगरी वालों को क्या अभी डॉक्यूमेंट का स्कैन फोटो लगाना है? नहीं। ये कब काम आएगा, जब आप काउंसलिंग कर रहे होगे, वहां पर आपको इसकी स्कैन कॉपी लगानी होगी, अभी इसकी लगाने की जरूरत नहीं है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक एक्टिव मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर चाहिए एक एक्टिव, जिसको आप रेगुलर यूज कर रहे हो, और बेटा वो टिल कब तक, जब तक सीट अलॉटमेंट नहीं होता, बल्कि मैं तो बोलूंगा अब से एक फिक्स कर लो, एंड ऑफ द मेडिकल लाइफ, ठीक है, तब तक वही नंबर होना चाहिए। और अपना एक बेटा पासवर्ड, तो पासवर्ड का मैं आपको एक क्लू बताऊं, ठीक है, बेस्ट है कि आपको ऐसा करना चाहिए, मैंने भी अपने टाइम पे किया था। आपको क्या करना चाहिए, अपने नाम को, ऐसा आपको कोई भी नाम हुआ आपका, ठीक है, मैं अपना नाम लिख रहा हूं बेटा, मैं अपना पासवर्ड बनाऊंगा, इसके लिए तो बनाऊंगा कादिर, क्यू कैपिटल होगा, ब्लॉक लेटर ADIR @123। ये वो है कि आपको याद रहेगा, ठीक है, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है अगर आप इस तरीके का कोई पासवर्ड बनाते हैं जो याद रहे। कोई अजीब सा पासवर्ड बना दिया आपने, या जो ऑटो जनरेट होगा, फालतू भूल जाओगे, फिर दिक्कत होगी, फिर फॉरवर्ड पासवर्ड करोगे, क्यों इतना झंझट में पड़ना है आपको। तो एक सिंपल सा पासवर्ड बनाओ, एक पेज पे, एक कॉपी में कहीं लिख लो, ठीक है। आजकल आपके पास तो मोबाइल है, कहीं सेव कर लो, लेकिन फिर भी बेटा एक ना हार्ड कॉपी में कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। ये हो एक वैलिड आपके पास ईमेल एड्रेस हो, जिसको आप कंटिन्यू रखते हो, देखते रहते हो, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको एनटीए या एनएमसी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर सेंड करेगा, अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स ईमेल आईडी एज वेल एज नंबर। इस बार इसका भी ऑप्शन रखा गया है कि आपको अपने गार्जियन और अपने पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। अब देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 9 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, जो 9 मार्च 2024 तक रहेगा। कब? 11:50, ठीक है, रात को। और आपको रात का तो वेट ही नहीं करना, आपको एक लास्ट डे या कुछ नहीं करना हो, सब कुछ उससे पहले करो, ठीक है। आप बेटा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। देखो पेमेंट करने पे आपको जीएसटी कुछ ना कुछ कटेगा, ठीक है, जो भी जीएसटी लग रहा होगा वो ज़्यादा तो लगेगा नहीं आपको। देखो कुछ आपके फॉर्म का फीस दे रखा है, ठीक है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से एनआरआई हैं उनके लिए 1700 रुपये है। जो बच्चे जनरल में ईडब्ल्यूएस आते हैं, या वो बच्चे जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन बच्चों के लिए भी 1600 का फॉर्म है। एसटी एससी वालों के लिए
PW वालों के लिए जो फिजिकली चैलेंज है, थर्ड जेंडर के लिए, उनके लिए ये फॉर्म 1000 रुपीज का है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इसके जीएसटी अलग से अप्लाई किया जाएगा, उसका आप लिए अलग से पे करना होगा, ठीक है। एग्जाम कब होने वाला है? 5 मई को, संडे का दिन है। टाइमिंग, देयर विल बी 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चन होंगे। ऑल्दो आपको अटेम्प्ट सिर्फ 180 करना, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। 3 घंटे 20 मिनट का टाइम है, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मिनट। अब आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको यह आपका बेनिफिट है, ठीक है ना। एग्जाम बेटा का टाइमिंग जो है ना, वो आपको 2 बजे का है, 2 PM से एग्जाम स्टार्ट होगा और 3:20 तक आपका एग्जाम चलेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। आपको दिख भी रहा होगा बेटा स्क्रीन पर, ठीक है। वेबसाइट से ही आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। वेबसाइट दे रखी है exam.nta.ac.in के नाम से, ठीक है। एनटीए अपना रिजल्ट नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 14 नवंबर 2024 को डिक्लेयर करेगा, ठीक है। फिर तो काउंसलिंग तो बेटा हो सकता है कि आपके अगस्त तक चली जाए काउंसलिंग। एक इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट याद रखोगे, जब आप जब फॉर्म फिल कर रहे होगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पूरे वीडियो को ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक वीडियो आप पूरा काम कर देगा, ठीक है। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, सर नॉन क्रीमी लेयर का बेटा क्राइटेरिया है कि वो बच्चे को ओबीसी माना जाता है जो बच्चे के पेरेंट्स इनके इनकम टैक्स नहीं भरते, ठीक है ना। जिनके पेरेंट्स इनकम टैक्स भरते हो, क्रीमी लेयर में आते हैं, वो एज अ जनरल कैटेगरी काउंट किया जाता है उनको, ये बात ध्यान रखना, उनको ऐसे ही भरना है। अब इसके लिए बात ध्यान रखोगे, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप नीट यूजी का जो फॉर्म फिल कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल कर रहे हो बेटा, इसके थ्रू जो काउंसलिंग होगी ना, वो 15% के लिए होगी। किसके लिए होगी? 15% के लिए। तो ये जो फुल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए हो रहा है, AIQ के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए हो रहा है। तो इसके नॉर्म्स जो हैं वो अलग है, मतलब ये सेंटर के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इनमें जो जातियां, जो आपकी कैटेगरी लगने वाली, जो कास्ट लगने वाला है, वो लगने वाला है बेटा सेंटर के लॉ के हिसाब से। अब सर ऐसा आप क्यों बोलो? जनरल कैटेगरी जनरल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में बेटा कुछ मतलब आगे पीछे होता, कुछ कैटेगरी कुछ स्टेट के अंदर कुछ और हैं, और वही कैटेगरी दूसरे स्टेट के अंदर कभी एसटी बन जाती, कभी ओबीसी और कहीं जनरल कैटेगरी में आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना आपको अपने अपने स्टेट से, ठीक है। आपको चेक करना है इनका नॉर्म्स कि आप सेंट्रल पूल कोटा के हिसाब से किस कैटेगरी में आते हो, आप ओबीसी में ही आते हो या ओबीसी में नहीं आते। बात को ध्यान में रखना, कई जगहों पर ओबीसी के कुछ मेंबर, ठीक है, मेरे को स्पेसिफिक याद नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, वो कुछ मेंबर कई कुछ स्टेट के अंदर ओबीसी में काउंट किए जाते हैं और कुछ स्टेट के अंदर वो जनरल बन जाते हैं, हो सकता है कुछ स्टेट में वो एससी कैटेगरी में भी आते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम कोई गलती गुंजाइश नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, टाइम लो कूल हो, उसके बाद आराम से फॉर्म भरो, टाइम चाहिए फॉर्म भरने के लिए, आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। और सर अगर हमारा नाम उसमें नहीं हो तो सेंट्रल पूल कोटा में मान लो कोई बच्चा है जो नाम के पीछे भारद्वाज लगाता है, ठीक है, यूपी के अंदर भारद्वाज जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है, दे आर ब्राह्मण्स, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर शायद ये ओबीसी कैटेगरी में फॉल करता है, शायद, मैं कंफर्म नहीं, हो भी सकता मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा चलो मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ ना, मैं एग्जाम्पल लिया, अगर वो ओबीसी कैटेगरी में आता है कोई, ठीक है, तो सेंट्रल पूल कोटा के हिसाब से, सेंट्रल पूल कोटा हिसाब से मान लो ये कैटेगरी आप छत्तीसगढ़ के हो और आप ओबीसी हो, और वहां इस पूल कोटा के अंदर सेंट्रल पूल कोटा में ओबीसी की कैटेगरी में भारद्वाज है ही नहीं, तो अब आपको बेटा टिक जनरल पे करना है। ध्यान रखो इस बात को, आपको टिक किस पे करना होगा? जनरल पे। आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जब आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग करोगे ना तो बहुत दिक्कत आने वाली। वो आप सर्टिफिकेट मांगेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप अपने एम तक नहीं पहुंच सकते, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। मैं अगेन बोल रहा हूं, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है इस साल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं चीजों को, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। रीसेंट फोटो हो, फोटो आपका कलर फोटो होना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट ही बोला है, लेकिन विद व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है ना, एक क्लियर फोटो हो। ध्यान में रखो, बहुत अच्छा मेंशन किया गया इसके अंदर, 80% फेस विजिबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग द आपके ईयर, इंक्लूडिंग ईयर। अब बेटा इसके बारे में कुछ बात देखो, मैं किसी का सेंटीमेंट हर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, डोंट टेक माय वर्ड अदरवाइज, लेकिन इस बात के लिए ध्यान रखना बेटा, स्पेशली लड़कियों की। देखो लड़कों के बाल तो ऑलरेडी कटे होते हैं, वो खड़े हो जाएंगे, दूर से फोटो होगा, दोनों ईयर लोब कान भी दिखेगा। मैं पढ़ के वो सुना देता हूं, फिर 80% फेस विदाउट मास्क, मास्क भी नहीं हो, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट द व्हाइट बैकग्राउंड, कान तक दिखना चाहिए। अब देखो बेटा, जो बच्चे हिजाब पहनती हैं वो जब फोटो क्लिक करवाएंगे ना, तो आप बेटा हिजाब को उतार देना,
ठीक है। वरना फालतू में बेटा आपका एक छोटी सी गलती की वजह से हो के जाएगा। मैं गलती भी क्या बोलूँ, मतलब आप ऐसा कल्चर का पार्ट है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। डोंट टेक माई वर्ड अदर वे। आपको एक फोटो क्लिक करवाना है, बस सिंपल ना, आपका कान दिखना चाहिए। और जो लड़कियां बाल खुले हुए करवाती हैं, बेटा नहीं करवाना ऐसा, है ना। हाँ हाँ, आपका स्टाइल आपके लिए भारी पड़ने वाला है। फिर आपको बेटा बस चोटी बांध लेना, ताकि दोनों कान नजर आए। बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों कान फोटो में नजर आने चाहिए। 80% में भी आपको इसका, चलो इसका मैं आपको स्क्रीन पर इसका आपको फोटो भी दिखा देता हूँ इसका ना, जो फोटो एंटी वाले ने बताया कि आपको ऐसा फोटो क्लिक करना है। देखो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा जेपीजी की फॉर्म में, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो है। नीचे आपको अपना नाम लिखवाना है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ और किस टाइम पर। जैसे कि आपने आज फोटो क्लिक करवाया है 12 तारीख को, तो 12/2/2024 ये डेट भी मेंशन हो विद योर नेम, ठीक। और नेम में गलती नहीं, वही नेम जो आप भरने वाले हो, जो क्लास 10 की मार्कशीट में। एम आई क्लियर, ठीक है। हाँ देखो इस बात का आप ध्यान रखोगे। आगे नेक्स्ट बेटा, फिर इसके बाद आपने फोटोग्राफ को स्कैन किया, अपना सिग्नेचर नहीं भूलना है। एक सिग्नेचर बना लो, हर दिन चेंज नहीं करो सिग्नेचर को, एक सिग्नेचर फिक्स कर लो, उसी सिग्नेचर को आपको वहां पे साइन करना है, वो गिवन बॉक्स के अंदर, ठीक है। फिर राइट और लेफ्ट फिंगर का एंड थंब का इंप्रेशन लेना है। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को ना, बच्चे सोच रहे होंगे 4 फिंगर का लेना है, ठीक है, या रिंग फिंगर है, ऐसा नहीं, आपको पूरी 5 उंगलियां का लेना है, इंक्लूडिंग थंब, ठीक है। इसके लिए भी देखो एंटी वालों ने दिखाया है, तो मैंने बोला ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। देखो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, कि किस तरीके का आपको थंब इंप्रेशन लेना, पूरी 4 उंगलियां और इंक्लूडिंग द थंब, राइट एंड लेफ्ट बोथ। इसमें इसलिए बेटा मेंशन है राइट एंड लेफ्ट हैंड फिंगर्स, ना कि कोई फिंगर, ठीक है। कोई होता गलती से राइट सिर्फ 4 फिंगर का इंप्रेशन लगा के आगे लेफ्ट और राइट का, नहीं, गलत हो जाएगा, फटा फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा। वैसे वहां पर शायद बना भी होगा, जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो कुछ मार्किंग्स बनी होगी उसी बॉक्स के अंदर, विद इन द बॉक्स। एम आई क्लियर। उसके नीचे फिर आपको क्या करना है बेटा, अपना सिग्नेचर साइन करना है और भूलना नहीं है। क्लियर यहां तक की बात, आगे भी चलते हैं। देखो उसके बाद जो आप स्कैन फोटोग्राफ लगाने वाले हो, उसका साइज रखा है। साइज है बेटा एक तो क्लियरली विजिबल हो, 10 से लेकर 200 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरा फोटोग्राफ आपको लगाना है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ, ठीक है। उसको भी आपको मैं दिखा देता हूं, वो भी मेंशन है पोस्ट कार्ड, ठीक है। बड़ा सा फोटो होगा बेटा, उसका भी सेम क्राइटेरिया, 80% आपका चेहरा होना चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ ईयर, ठीक है। उस पर भी आपका नाम होना चाहिए, आपका डेट और आपका डेट ऑफ क्लिकिंग द फोटो, जब जिस टाइम पे आपने फोटो को लिया, ठीक है। ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको इसको भी स्कैन करना है, इसका भी आपका साइज कितना होना चाहिए, 10 to 20 KB का। चलिए ठीक है, आगे और क्या चाहिए, और चाहिए बेटा जो आपका डाउट आ सकता है, सर हम किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैंने बोला कि अभी आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अभी उसकी स्कैन कॉपी आपको नहीं लगानी है। आपको बेटा स्कैन कॉपी लगानी है सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे PWBD से बिलोंग करते हैं, मतलब जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको लगानी है, ठीक है। और फिजिकली चैलेंज में वो बच्चा आएगा, अभी चलो इसको हम डिस्कशन करते हैं कौन बच्चा आएगा, डोंट वरी, ठीक है। इसका साइज होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए 50 KB to 300 KB, क्लियरली विजिबल हो। एम आई क्लियर, ठीक है। आगे आगे आगे, ठीक है। इन केस आगे देखो मैंने पॉइंट को टिक किया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लीज चेक योर फोटोग्राफ इन सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक बार इसमें आपने सबमिट कर दिया तो अब कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। इन द केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड और नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट, द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, नो ऑप्शन फॉर करेक्शन और रिवाइज्ड विल बी परमिटेड। कोई रिवीजन नहीं होगा, दोबारा करेक्शन नहीं कर सकते हो, आपका पूरा फॉर्म बर्बाद हो गया, ठीक है। दोबारा फॉर्म भर भी नहीं सकते, दैट्स ऑल। तो ऐसा आपको नहीं करना है, दे रखा है क्लियर कट मेंशन, आपको दिख रहा हो, बॉक्स बना दिया मैंने, एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। को ये सोच के बैठा हुआ है कि हो सकता कई वीडियो मतलब यूट्यूब पे कुछ टीचर ने बोल भी दिया करेक्शन विंडो खुलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई करेक्शन विंडो खुलने वाला नहीं है, क्लियरली मेंशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होने वाला, आपको जो मैंने बताया बेटा कि आपको अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी देनी है, ठीक है। आपको अपनी पेरेंट्स की भी देनी है। ऐसा क्यों है, इस साल ना बहुत अलग कुछ होने वाला है, ठीक है। क्या क्या कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, और ये ना बेटा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के तहत बात है ये। वो ये कि आपका कंफर्मेटरी पेज, ठीक है, आपका बेटा
एडमिट कार्ड और जो आपका एनटीए आपका रिपोर्ट का रिजल्ट जो भेजेगा वो आपके ईमेल एड्रेस पर ही भेजने वाला है, आपके भी और आपके पेरेंट्स या गार्जियन के भी जिनका आप रजिस्टर्ड करोगे, ठीक है। और साथ में OMR की स्कैंड कॉपी भी, जिसमें आपने गोला भरा होगा, आप टिक करके आए हो, बबल भर के आओ, ठीक है ना। अ कॉपी ऑफ कन्फर्मेटरी पेज, स्कैंड OMR और स्कोर कार्ड ऑफ नीट यूजी 2024 will be sent to registered email addresses of the candidate। इसको ध्यान रखना है। Any request for change in such particulars will not be considered by the NTA under any circumstances। अगर आप बाद में कोई आप एप्लीकेशन सेंड कर रहे हो कि हमारे में ये गलती हो गई, करेक्शन चाहते हैं, तो कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, ऑलरेडी बोल रखा है, ठीक है। एक बार ये लोग फॉर्म में कुछ मेंशन कर देते हैं तो फिर आप कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते। आप चाहो कि हम कोर्ट चले, कोई फायदा नहीं होगा। ये देखो, ये नेक्स्ट एक नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि जो फॉर्म आप भर रहे हो, बच्चों मालूम होगा शायद इस फॉर्म को निकाल कर हमको फिजिकली या इसका हार्ड कॉपी को सेंड करना है, उनको सेंड नहीं करना है। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द कंफर्मेटरी पेज एनटीए थ्रू पोस्ट, ठीक है। कोई और डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेटरी जो पेज है सिर्फ उसको, ठीक है। नहीं, उसको भी नहीं भेजना, सॉरी, ठीक है। किसी भी चीज को आपको पोस्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान में रहे। क्लियर है? आगे देखो बेटा, देखो नेक्स्ट, आपको कुछ बातों को एक्स्ट्रा बता रखा और ये आपका फ्यूचर के लिए एनटी वालों ने आपको समझाया। वो ये है कि आप जो पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखोगे वो 6:8 होना चाहिए, और छोटे वाले जो पासपोर्ट साइज, और जो पोस्ट कार्ड साइज है वो 4 से 6 रखो फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि आप स्टिल एक ही फोटोग्राफ का इस्तेमाल करो। आप दोबारा दो कलर के, मतलब डिफरेंट ड्रेसेस के अंदर डिफरेंट फेस के साथ आप दोबारा फॉर्म नहीं लगाना है फोटो आपको, ठीक है। पर चलो आपने फोटो 2-3 ही निकलवाए थे और जब आपका सिलेक्शन हुआ वहां और फोटो की रिक्वायरमेंट उस टाइम आप क्लिक करवा रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं करना, आप अभी से ही आप स्पेयर में अपने पास फोटो रखें, ठीक है, टिल द काउंसलिंग। क्या क्या नहीं लेके जाना है बेटा, ठीक है, बस दिमाग लेके जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ के नहीं जाना है, बाकी कुछ लेके नहीं जाना है इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेके नहीं जाना है आपको, किसी भी टाइप का कोई पर्स, हैंडबैग, पेंसिल, पेपर, ठीक है, टेक्सचुअल बुक, मोबाइल, कैमरा कौन लेके आता है, कोई भी मेटेलिक आपका ऑर्नामेंट कुछ भी लेके एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रहे। अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाएगा बिना कुछ कहे, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से कोर्स आने वाले, एक बात ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन है, मैं आपको शो करवाता हूं। देखो, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, इस एनटीए के थ्रू एक नई चीज को ऐड किया गया। ये बहुत कम बच्चों को पता होगा, और जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होता है ना, कोई ऐसा बच्चा है जो का मन ये है या उसे लगता है कि यार हम तो यार एमबीबीएस नहीं कर सकते, ठीक है, नीट को क्वालिफाई नहीं कर सकते, नीट क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन एमबीबीएस के इतना हाई स्कोर तक नहीं पहुंच सकते, मेरी ऐसी प्रिपरेशन है, बनना नहीं चाहता, ठीक है। तो उन लोग कुछ बच्चों का सपना होता है हमको बीएससी नर्सिंग करना है, कोई चीज बुरी नहीं होती, बहुत बढ़िया ब्रांच है, गवर्नमेंट जॉब लगने बहुत अच्छा चांस होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनको MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग स्कूल के सर्विसेज के अंदर बेटा उनका एस्पिरेशन था कि हमें यहाँ पे जो आपको एडमिशन लेना है, तो उनका बीएससी नर्सिंग का एडमिशन भी 2024 में इसी नीट के क्वालिफिकेशन मार्क्स से होना है। तो ऐसे बच्चे जिनको बीएससी नर्सिंग MNS से करनी है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से करनी है, उन बच्चों को भी नीट 2024 का फॉर्म भरना होगा। ये सेकंड मेजर अपडेट है, ध्यान में रखना इस बात का, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके जो बाकी एग्जाम्स है, BHMS, BUMS, ठीक है, एंड नेचुरोपैथी, ये सारे एग्जाम भी इन्हीं के थ्रू कंडक्ट कराए जाएंगे, मतलब इन्हीं के ही मार्कशीट से आपको, इवन BPT हो गया, ठीक है, आपका बेटा भले उनका रजिस्ट्रेशन आपको सेपरेट करना होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, या आपको BVSC हो गया, वेटरनरी, इन सब का सिलेक्शन इसी के थ्रू होना है, ठीक है। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट एक और बात, ठीक, ये सारे बच्चों को पता भी अभी तो खैर, 2020 से ऐसा हुआ है कि एम्स और जिपमर को भी इंक्लूड कर दिया गया, मतलब जो बच्चा नीट के लिए एग्जाम दे रहा है वो पैरेलली एम्स और जिपमर के लिए भी दे रहा है, आपको उसके भी कॉलेज अलॉट होंगे अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ठीक है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या, पैटर्न ऑफ टेस्ट क्या, पैटर्न आपका 3 सब्जेक्ट सबको पता है, और क्या कर रहा था पूरे साल, पढ़ाई नहीं की, गधो, पढ़ाई करो अच्छे से ना, जो भी टाइम बचा हुआ है, और अच्छे से पढ़ो, जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं बस रिवीजन करो। 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी में के भी 2 सब सब्जेक्ट है बेटा, आपका एक जूलॉजी है और एक बॉटनी है। हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन कंपलसरी है और जो B सेक्शन होगा बेटा उसमें आपको कुछ चॉइस मिलने वाली है,
ध्यान से सुनना, सेक्शन ए हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन ए कंपल्सरी है, देयर विल बी अ 35 क्वेश्चन, एंड द सेकंड सेक्शन दैट इज सेक्शन बी, देयर विल बी अ 15 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 15 आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए भी अलग से इन्होंने नॉर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हर सेक्शन में, सेक्शन ए में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस नहीं है, वो आपके ऊपर आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। सेक्शन बी के अंदर 15 में से 10 क्वेश्चंस को करना है, 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हर सेक्शन में ध्यान में रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्लियर है। दूसरी बात ध्यान रखोगे बेटा, इन्होंने बहुत क्लियर मेंशन किया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेक्शन बी के अंदर जो बच्चा 10 से ज्यादा भूल गया, करते करते वो आगे भी क्वेश्चन बढ़ गया, 10 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गया, तो शुरुआत के 10 अटेम्प्टेड क्वेश्चन को ही माना जाएगा, बाकी क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक, कंसिडर नहीं किया जाएगा इवोल्यूशन टाइम पर। और लिखा है देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी। अब देखो सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग है, अभी ये इन्होंने क्लियर नहीं किया कि आपने किसी बच्चे ने 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए तो 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा किए हैं उसको नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये इतना क्लियर मेंशन नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग से नहीं किया जाएगा, उसे कंसिडर ही नहीं करना है इनको, तो नेगेटिव मार्किंग तो बहुत अलग बात रही, ठीक है। अब इवोल्यूशन का पैटर्न क्या है इनका, ठीक है। करेक्ट पर 4 क्वेश्चन मार्क्स मिलेगा आपको, एक करेक्ट क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, 25%, अरे हाँ नेगेटिव मार्किंग है, मतलब -1 कट जाएगा, ठीक है। जो बच्चा आंसर नहीं देगा तो जो आंसर नहीं देगा तो मार्क्स नहीं कटेगा, उसका 0 मार्क्स इंक्लूड होगा। अब देखो, अब एक डाउट जहां पे क्लियर किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्या है, इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स +4, ठीक है, विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। मान लो किसी एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है और उसका ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ठीक है। कुछ बच्चे ने ए करेक्ट किया और कुछ बच्चों ने बी पे टिक किया और सी पे टिक किया। जिसने ए पे टिक किया, अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट हुआ है कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर निकल रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों ने, मान लो 50% बच्चों ने ए पर टिक किया, 50% बच्चों ने सी पर टिक किया है, मतलब 100% बच्चों ने क्वेश्चन डन किया है, मैं ऐसा एग्ज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में बेटा दोनों को ही मार्क्स दिया जाएगा। हाँ सर, जो सी और डी अटेम्प्ट कर, जो बी और डी अटेम्प्ट करके आएगा तो फिर वो गधा है, उसके मार्क्स कटेगा, समझे। मैं करेक्ट आंसर की बात कर रहा हूँ, जो करेक्ट आंसर टिक करेगा उसको मार्क्स मिलेगा। इसका पॉइंट नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, या तो क्वेश्चन में कुछ गलती निकली, क्वेश्चन आधा आ गया है, या बेटा मान लो उसमें कुछ गलतियां हैं, ठीक है ना। जो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, ध्यान में रहना चाहिए, जो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा सिर्फ 4 नंबर उसी को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा सबको फ्री में बांट दिया जाएगा, नहीं, ठीक है, भंडारा नहीं चल रहा है, बांटा नहीं जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एनटीए बोल रहा है, ठीक है ना। बांटा नहीं जाएगा, सिर्फ उसी बच्चे को दिया जाएगा जो बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, और माना जाएगा ये गलती एक ह्यूमन एरर हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। मोड ऑफ एग्जाम कैसा होने वाला है, अगेन पेपर पेन बेस्ड एग्जाम है ये, ठीक है ना। अभी भी जेई वाला पैटर्न नहीं किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा, इतना क्राउड है तो कहां से लेकर आएंगे हम, इतने सारे कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर नहीं बन सकते। टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बेटा 3 घंटा 20 मिनट, कितना है 3 hours 20 minutes, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 200 मिनट आपको टाइम मिल रहा है कितने क्वेश्चन करने के लिए, 180 क्वेश्चन को करने के लिए। यहां तक की बात क्लियर है। अब ऐसा बच्चा जो फिजिकली चैलेंज है और उसने बेटा इस बात को मेंशन किया है कि मुझे स्क्राइब चाहिए, मतलब मुझे कुछ चाहिए जो मेरा फॉर्म को, जो मेरे पेपर को फिल करे, मेरे मार्किंग गोला को बबल भरे, ऐसे बच्चों को एक तो अलग से बेटा फॉर्म को उसने फिल करना पड़ेगा। मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, इस टाइप का एक फॉर्म आपको शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, ठीक है। ये आपको अपेंडिक्स नंबर 9 जो है ये आपको भरना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक मिल जाएगा, एक बंदा जो आपके साथ अलॉट किया जाएगा, जो आपके साथ बेटा बबल किया जाएगा, ठीक है, बबलिंग करेगा। ऐसे बच्चों ध्यान में रहो, जो बच्चा फिजिकली चैलेंज है, ऐसा बच्चा जिसने मांग की है या मांग नहीं भी की हो, उन दोनों ही बच्चों को 1 घंटा 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। इसके लिए लर्न नहीं देना उनसे, है ना, उनको 1 घंटा 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप तो रहता ही ना, इस वजह से 1 घंटा 5 मिनट उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिस कैटेगरी में आते हैं वो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पेपर टोटल 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है, रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूडेड,
ठीक है। 13 लैंग्वेज आपको दिख रही होगी, बहुत सारी हैं। इसमें जो मेन लैंग्वेज है, जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। और जो बच्चा इंग्लिश में अब पेपर टिक करके आएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उसका पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, बायलिंगुअल पेपर नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा हिंदी में या कोई रीजनल लैंग्वेज में, जैसे कि उसकी मराठी कोई लैंग्वेज है, आसमीज है, ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, अगर इस लैंग्वेज के अंदर वो फॉर्म को फिल कर रहा है तो उसके सामने बायलिंगुअल पेपर होगा। एक पेपर इंग्लिश का होगा और एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा। ये बात को ध्यान में सेट कर रखना, ठीक है। और इन केस कोई ट्रांसलेशन इस रीजनल लैंग्वेज में कुछ अलग होती है, मान लो, तो आपका फाइनल क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा जो इंग्लिश में दे रखा है, जो इंग्लिश वर्जन में दे रखा है उसी को करेक्ट माना जाएगा, और हिंदी वाले को रॉन्ग माना जाएगा। ध्यान में रहे बात को कि तो मार्क्स जो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो उसके हिसाब से होगा, इंग्लिश के हिसाब से होगा। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है ना। Its English version shall be treated as a final and the decision of NTA shall be final in this regard। अब सेंटर्स की बात करें बेटा, तो रीजनल सेंटर्स जनरली 3 के सेंटर ऑल इंडिया हैं। वो कौन कौन लैंग्वेज है? वो लैंग्वेज हिंदी है, वो लैंग्वेज इंग्लिश है, और वो लैंग्वेज उर्दू है। ये 3 लैंग्वेज के सेंटर, इन 3 लैंग्वेज वाले बच्चे इंडिया में कहीं भी इनको सेंटर मिल सकता है। ये कहीं के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी सेंटर के लिए। उसका रीज़न ये हर जगह सेंटर पर अवेलेबल होगा ये पेपर। लेकिन जो बच्चा आसम से बिलोंग करता है, असमीज से, जिन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज असमीज डाल रखी है, उनको सिर्फ आसम में ही मिलेगा, वो बट कैंडिडेट वहीं के होने चाहिए, ठीक है। ये आपके सामने आपको लिस्ट दिख रही होगी, क्लियर है। अब सर क्या कोई क्राइटेरिया है एज के लिए? एक डाउट आया, क्राइटेरिया एज के लिए? हाँ है बेटा, अपर लिमिट के लिए नहीं है लेकिन लोअर लिमिट के लिए है, ठीक है। लोअर लिमिट में क्या है? ऐसा बच्चा जो इस साल नीट यूजी का एग्जाम देने वाला है, वो अपनी उम्र को कंप्लीट कर लेनी चाहिए। लोअर एज मतलब उसका जो डेट ऑफ बर्थ हो वो इससे पहले की होनी चाहिए। कितनी? 31/12/2007 से पहले पैदा होना चाहिए वो। 31/12/2007 मतलब जो बच्चा बेटा आपका 1/1/2008 को पैदा हुआ है वो एलिजिबल नहीं है एग्जाम भरने के लिए। ये बात को आपको इंश्योर करना होगा। इससे एक दिन पहले भी पैदा हो गया ना, तब भी काम बन गया आपका। 31 को ही होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, उसके बाद आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आप 10 की मार्कशीट के नंबर चढ़ा रहे होंगे, अपना कुछ बच्चे अपना सीजी पे चढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। इस केस में एक थोड़ा सा क्लिक है उन बच्चों के लिए जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं और अपने ही रीजनल, अपने ही जो लोकल एग्जाम है उनका तमिलनाडु का, जैसे छत्तीसगढ़ का अपना एग्जाम होता है, CGPSC होता है, यूपी का अपना एग्जाम होता है, ठीक है, दिल्ली का अपना होता है दिल्ली बोर्ड। वैसे जो तमिलनाडु बोर्ड से जो बच्चे ने 10th पास आउट किया है, तो उनके सामने दिक्कत है जो बच्चे कोविड टाइम के बच्चे हैं, जिनका एग्जाम 2021 में था, 2021 क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं, उस टाइम पर उनकी मार्कशीट में लिखा गया था सिर्फ ये बच्चे पास हैं, वहाँ कोई ग्रेडिंग सिस्टम, कोई मार्क्स नहीं दिया गया था। तो ऐसे बच्चे बेटा क्या है, जब आप अपने बोर्ड पे टिक करोगे ना, आपका पूछा है क्लास 10 किस बोर्ड से किया, आप लिखोगे तमिलनाडु बोर्ड टाइप करोगे। जैसे ही तमिलनाडु बोर्ड टाइप करोगे, आपका वो ऑप्शन जो क्लास 10 में दे रखा है कि यहाँ पर आपको परसेंटेज लेने, वो अपने आप डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये भी पहले से क्राइटेरिया दे रखा है, क्या होगा बेटा, डिसेबल हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, बाकी बच्चों के लिए नहीं। सर इसके थ्रू, इस नीट के थ्रू कहाँ कहाँ कितनी कितनी काउंसिल होने वाली है, जस्ट हैव लोग, ठीक है। 15% कोटा के लिए MBS और BDS की सीटों के लिए काउंसलिंग की जाएगी इसके थ्रू, ठीक है, इंडिया के सारे कॉलेजेस के लिए। 100% सीट होगी बेटा BHU के लिए, MBS और BDS के लिए। जो बच्चा BHU के लिए चाहता है कि हम इसकी सीट लें, वहाँ पे हर बच्चा आ सकता है, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। मतलब 15% कोटा नहीं, वहाँ पे पूरा 100% कोटा है, हर बच्चा आकर अपना कोटा इन सेंस वो ओपन सीट है हमारे लिए। एम्स की सीट ओपन होगी, 100% रिजर्वेशन, मतलब नो रिजर्वेशन। एक्चुअली मैं कहने का मतलब ये है, मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, देखो मतलब ये है, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे अगर चाहता है यूपी में कोई कॉलेज, तो वो सिर्फ 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही एलिजिबल हो सकता है, 85% काउंसलिंग में नहीं। तो 85% काउंसलिंग में कहाँ? अपने स्टेट में। अपने स्टेट में तो 100% भी काउंट होता है ना, 85% अपना स्टेट और 15% वो अदर स्टेट में जा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 100% फॉर जिपमर, ठीक है। जिपमर में एक ये है कि जिपमर में इंटरनल सीट्स भी हैं, जो बच्चे वहाँ के डोमिसाइल वाले हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा। AMU के अंदर ओपन सीट भी है और इंटरनल सीट भी है। मतलब जैसे कि AMU के अंदर मान लो 200 सीट्स हैं, उनका 40 सीट्स उनकी रिजर्व हो कि वो अपने बच्चों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। कोई बच्चों डाउट होता है क्या मुस्लिम कोटा है? नहीं, नो मुस्लिम कोटा, कोई माइनॉरिटी कोटा नहीं है वहाँ पर। वहाँ अपना इंटरनल कोटा, जो बच्चे ने वहाँ से 12th पास आउट किया है, दे आर एलिजिबल फॉर इंटरनल सीट्स, ठीक है। 85% कोटा होगा आपके अपने स्टेट के लिए, और किन सीट के लिए? DU यूनिवर्सिटी के लिए,
IP इंद्रप्रस्थ, इसमें VMCC आता है, AB VMC, ECS डेंटल कॉलेज में बहुत सारे इसमें चीज़ें आ जाती हैं, आपके कॉलेज आते हैं। देन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए बेटा जो सिर्फ डेंटिस्ट्री कराता है, MBBS नहीं होता इसमें, वो ओपन सीट होगा। 15% काउंसलिंग होगी ESIC के लिए, जो इंश्योर्ड पर्सन है, कोटा से जो कहते हैं, ठीक है। AFMC के लिए वही बच्चा एलिजिबल होगा जो AFMC में रजिस्ट्रेशन करेगा, वरना नहीं होगा। 100% BSc नर्सिंग है, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल के लिए जो BSc नर्सिंग के लिए चाहता है कॉलेज देना, वो इसके लिए एलिजिबल होगा इसी एग्जाम के थ्रू, कोई अदर एग्जाम नहीं होगा। अगली बात देखो बेटा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आपके बेनिफिशियरी के लिए बनाया जा रहा है, एक वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है, कोई अदर वीडियो ना बनाना पड़े इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है बेटा आपका ड्रेस कोड के बारे में, कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ठीक है। जब आप एग्जाम का सेंटर पर पहुंचोगे तब की बात है। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या देखना, कभी कोई दिक्कत आए बेटा तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू। MCC की काउंसलिंग के टाइम पर आपका, अभी सॉरी नॉट काउंसलिंग, आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है, क्या ड्रेस कोड पहन के आना है, इसके बारे में सुन लो ध्यान से। क्या क्या पहन के आना बेटा, ना स्मार्ट वॉच पहनना है, ना बेटा आपका कोई मेटालिक वॉच हो, एनालॉग कोई टाइप की वॉच, कोई भी ऑर्नामेंट ना कान में, ना नाक में, ना गले में, किसी में, ना हाथ में कोई कड़ा नहीं होना चाहिए। इवन बेटा रिलीजियस चीज़ों को भी ले जाने से बचो, अकॉर्डिंग टू मी। हाथ में कोई कड़ा है, बच्चों से इसके लिए, लेकिन फिर भी कोई ऐसी इथिकल चीज़ है, कोई फेथ वाली चीज़ है, तो उसके लिए उन्होंने मेंशन ये कर रखा है कि वो फिर सेंटर पर, जैसे 2 बजे से एग्जाम हो रहा है तो सेंटर पर 2 घंटे पहले जाकर रिपोर्ट करें, उनको हो सकता कुछ फॉर्म में कुछ लिखवाया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास कोई अनफेयर मीन वाला कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अदरवाइज यू विल बी, आपको फायर कर दिया जाएगा वहाँ से, फालतू में आ जाओगे वापस और 2-3 साल एग्जाम और नहीं दे पाओगे आप। पानी की बोतल तक लेके नहीं जानी है, इवन भी ध्यान रखना। कोई बच्चों को डाउट होगा कि हम कुछ ले जाएं खाने पीने के लिए, नहीं, इवन पानी की बोतल भी लेके नहीं जानी है, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पेन पेंसिल कुछ लेके नहीं जाना है। ऐसे बच्चे, ध्यान से एक बार और बोल रहा हूँ, ऐसे बच्चे जिनका कोई फेथ है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, मे बी द हिजाब वाला केस हो, ठीक है, जो फीमेल्स लड़कियाँ पहनती हैं, या कोई कढ़ा पहन के जाता हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को 2 घंटा पहले पहुंचना होगा सेंटर पर, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। डोंट टेक माई वर्ड अदरवाइज, अगेन बोल रहा हूँ मैं, और किसी का दिल से दुखा हो तो बेटा उसके लिए सॉरी, ठीक है। मेरा कहने का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है, बस जो मेंशन है मैं आपको उसके लिए क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश ही करनी कि तो पहन के नहीं जाओ, और अगर जा भी रहे हो अगर, तो फिर आप वहाँ पे सेंटर पर 2 घंटा पहले पहुंचो। और सेंटर पे बेटा एक बात और मेंशन याद रखना, सेंटर पे बेटा आपको अपना टाइम लेकर चलना है। पहले ही NT वालों ने बोल रखा है कि हमको इस बात से लेना देना नहीं है, हम अगर 1:30 बजे तक बच्चा रिपोर्टिंग टाइम है, अगर अब तक पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो हम उसकी एंट्री नहीं देंगे। ये घर से सोच के चलो कि रास्ते में ट्रैफिक होगा, कुछ भी होता, वेदर खराब होता, कुछ नहीं पता होता बेटा लास्ट मोमेंट का, आपको टाइम लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि 1:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम में घर से 12 बजे निकल रहे, अरे नहीं, कितने ही पास क्यों ना रहे, सामने क्यों ना रहते हो, आप अपना टाइम लेके चलो, अचानक से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों सेंटर, वैसे सेंटर इतने बनाए गए बेटा कि टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। आपका जनरली मेरे अकॉर्डिंग तो होम सेंटर ही पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए, तो सेंटर की तो दिक्कत है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्म को आराम से भरो। फॉर्म जल्दी भर देने से बेटा आपका सिलेक्शन तो नहीं हो जाना, नहीं कि जिसने फॉर्म जल्दी भर दिया उसको पहले सिलेक्शन दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। बस एक ये होता है कि आप फॉर्म जल्दी भरते हो तो आपको अपने पास के सेंटर मिलते हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है, इतने सेंटर बनाए गए हैं कि आपको बाहर भेजा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर भी टाइम लेके पहुंच जाना है अपने पेरेंट्स के साथ। पहन कर क्या जाना है सर हमको, पहन कर बेटा आपको नहीं, हाँ कपड़े तो जाना ही पहन के, ठीक है। हैवी क्लोथ नहीं पहनना है आपको, लॉन्ग स्लीव नॉट परमिटेड, हैवी क्लोथ और लॉन्ग स्लीव वाली कोई भी ड्रेस नहीं पहननी है, ठीक है। कैंडिडेट को बेटा अपने कल्चर में कोशिश करो कि अपने कल्चर ड्रेस में ना पहुंचे, लेकिन फिर भी अगर पहुंच रहे हैं तो वो 2 घंटा पहले पहुंचेंगे एग्जामिनेशन से, ठीक है, मतलब बिफोर 12:30 आवर जस्ट लास्ट रिपोर्टिंग टाइम 12:30 लास्ट रिपोर्टिंग टाइम में से 2 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है, ठीक है, ताकि उनकी अच्छे से उनके चेकअप वेकअप हो सके। जो भी ड्रेस पूरा चेक किया आता है बेटा, फीमेल के लिए फीमेल ही वहाँ पर कोई प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कोई क्रॉस चेकिंग नहीं होगी, मेल का मेल चेक करेंगे, फीमेल गर्ल्स के लिए फीमेल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखा कि वो लास्ट ईयर कुछ केसेस हुए थे इसको लेकर। नेक्स्ट बात बेटा, स्लीपर सैंडल विथ लो हील्स परमिटेड है क्या, स्लीपर सैंडल और लो हील्स, ऐसे बच्चे जो शूज पहन के आते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा,
ठीक है, नहीं जाना है। लास्ट टाइम के लिए कोई भी क्योस क्रिएट नहीं करना है अपने लिए, ठीक है ना। तो बेटा शूज आर नॉट परमिटेड, शूज पहन के नहीं जाना है, चप्पल पहन के चलना चुप्पे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या है बेटा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के लिए दे रखा है, ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियन के लिए कि वो बच्चे को तो जल्दी लेकर आए, इसलिए जल्दी लेकर आए कि फिर सेंटर लोकेशन दूर भी हो सकता है, आप गूगल मैप का इस्तेमाल करोगे, कभी गलत जगह पहुंच गए, तो इन सारी चीज़ों से लास्ट टाइम कुछ हजल बजल होते हैं सब बचने के लिए आप सेंटर पे कम से कम 2 से 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। बच्चों को इंपॉर्टेंट नोट है, बच्चों को क्या क्या रखना है ड्यूरिंग जब सेंटर पे पहुंच जाओ, तो उनके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एडमिट कार्ड के ऊपर फोटोग्राफ, जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो उस पर चिपका होना चाहिए, फिक्स हो, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो जो कि बेटा अटेंडेंस शीट पर लगाई जाएगी, ठीक है। एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो, यानी कि आपका आधार कार्ड, मैं सिर्फ आधार कार्ड के लिए बोलूंगा, आधार कार्ड रखें। और ऐसे बच्चे जो फिजिकली चैलेंज है उनके पास फिजिकली चैलेंज वाला एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो इसके लिए एप्लीकेबल है तो। एक पासपोर्ट साइज फोटो, उसका साइज क्या होगा, मेंशन दिख भी रहा होगा आपका 4/6, ये साइज जो मेंशन किया आपको इस पर ध्यान देना, ठीक है। कलर फोटोग्राफ है विद व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। इसको पेस्ट किया जाएगा बेटा उस प्रोफॉर्मा को, ये प्रोफॉर्मा आपको निकालना है जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के साथ ये प्रोफॉर्मा आएगा। कोई बता ये सोच के जा रहा है कि ये प्रोफॉर्मा वहां मिलने वाला है, तो नहीं बेटा, बाहर वापस कर दीजिए होगा, क्या फायदा है, ठीक है ना। तो आपको अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ इस प्रोफॉर्मा को निकालना जिसके ऊपर ये बड़ा वाला फोटो चिपकाया जाएगा। हाँ, इट शुड बी हैंडेड ओवर टू द, फिर आपको इन्विजिलेटर को देकर आ जाना है, ठीक है। हाँ, एग्जाम के साथ इतनी बातें हो गई। अब देखो पूरा टाइम शेड्यूल दे रखा आपका, आप देख सकते हो कि 5 तारीख को एग्जाम होगा, 2 बजे से लेकर 5:20 तक एग्जाम चलेगा, 3 घंटे 20 मिनट का है, ठीक है। लास्ट एंट्री कब तक होगी बेटा, 1:30 बजे पे लास्ट एंट्री होगी। सेटिंग ऑन द सीट, आप अपने हॉल में कब बैठ जाओगे, 1:15 के बाद से। कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी तो 1:30 से लेकर 1:45 तक होगी, इसमें आपका एडमिट कार्ड को चेक किया जाएगा इन्विजिलेटर द्वारा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक, जो आपको आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको बाय इन्विजिलेटर 1:50 पर, नहीं 1:45 पर आपको दिया जाएगा। आपको जो बुकलेट पे जो लिखना उखना होता है कैंडिडेट को, वो 1:50 से आप लिखना शुरू कर दोगे। टेस्ट स्टार्ट होगा बेटा आपका 2 बजे और टेस्ट खत्म कर दिया जाएगा 5:20 पर, समझे। और ऐसे बच्चे जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके पास फिर एक्स्ट्रा टाइम है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ वो बातें, ठीक है, अब इस बात का अभी वैल्यू है जब आपका अच्छे मार्क्स आ गए और आपका मार्क्स क्लैश कर रहा है 2 लोगों के साथ, ठीक है। 2 लोगों के सेम नंबर आ गए, मान लो 620 2 कैंडिडेट के नंबर हैं, तो फिर उनकी रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है, तो उनकी रैंकिंग का क्राइटेरिया दे रखा है कि पहले उनके बॉटनी और जूलॉजी के मार्क्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। पहले बॉटनी फिर जूलॉजी इन द टेस्ट, उसके बाद केमिस्ट्री में आएगा, ये क्राइटेरिया भी फेल हो गया तो फिर फिजिक्स में, और उसके बाद बेटा एक कंप्यूटर के थ्रू ड्रॉ ऑफ डॉट्स के यूजिंग ड्रॉ ऑफ डॉट्स, ठीक है, ये कंप्यूटर का जो मेथड है आईटी वाला, ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर। उसके बेस पर अपने आप कंप्यूटर चेक करेगा कि सारे क्राइटेरिया फेल होगा तो हम किसको आगे बढ़ा दें। पहले क्या होता, पहले एक ईजीपी फैक्टर था जो कि अब हटा दिया गया शायद। अब देखो बेटा आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आपके पास देखो, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये बेटा उन बच्चों के लिए जो फिजिकली चैलेंज है उनको ये सर्टिफिकेट अपने पास रखना है, एक लेटर है ये उनका, ठीक है। डिसेबल्ड के लिए एक सर्टिफिकेट ये है जो आपके पास होना चाहिए, तो मैंने बोला भी ये सेंटर पर लेके जाना है, क्लियर है। यहाँ तक की बातें आपको आ गई होंगी। दिस इज ऑल अबाउट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किन किन गलतियों से बचना है। तो आपके पास टाइम है, आप आराम से 1 हफ्ते का टाइम लो, ठीक है। अभी इतना हड़बड़ाओ नहीं, आराम से फॉर्म को भरना है, बस गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी गलती बेटा आपके पूरे साल की मेहनत को यूं बर्बाद कर देगी। तो क्यों करनी है गलती, पहले कुछ लोग फॉर्म भरने दो, ठीक है। अभी होता है साइड में इतना बच्चे भर रहे होंगे तो साइड ही क्रैश हो जाए, ठीक है, आपका पेमेंट अटक जाए, फिर टेंशन में आ जाओगे, 1-2 दिन फिर खराब कर लोगे, 10-15 वीडियो देख डालोगे, तो अपना क्यों टाइम वेस्ट करना, आराम से चलो जाओ। अभी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लास्ट के 2 महीने लगभग बचा हुआ है, तो आप अच्छे से बस प्रिपरेशन अपने किसी से करो बेटा, कि आपको बल्कि हाँ लगभग 2 महीने होगा, कि आपको रिवीजन अच्छे से करना है, अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको अपने ऊपर कम से कम बेटा 16, 17, 18 घंटे पढ़ाई करनी है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होता है। लास्ट मोमेंट चल रहा है, पूरी साल क्या किया हो ये लास्ट का टाइम डिसाइड कर रहा होता है, और फिर वो आपका आखिरी दिन 5 मई, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है बिना किसी टेंशन के, ठीक है। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट।